Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope so you are all fine. I'm your social studies teacher, Miss Gulshan, from Real Scholar School, Campus 3. From today, we shall start our online classes. Let's begin. Today, we shall start Unit 8 Atmosphere and Climatic Zone of Pakistan. First of all, are you know about what is climate? What is atmosphere and what is climate? Climate is a weather, not a weather, but condition of weather, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है उसको क्लाइमेट कहते हैं। वेदर की वो कंडीशन जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे उसको क्लाइमेट कहते हैं। जबकि एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज़ बेसिकली अ लेयर ऑफ गैसेस अराउंड अवर अर्थ। हमारे अर्थ के जितने भी अराउंडिंग में सराउंडेड जितनी भी लेयर्स हैं तमाम की तमाम कहलाती हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बनाती ही वो लेयर्स हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, जिनमें मुख्तलिफ गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन जिस गैस के थ्रू हम सांस ले रहे हैं। अभी ये जो हमारी एयर है अभी भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ मैं हूँ वहाँ भी मौजूद है। एयर हर जगह पर है। तो ये क्या है? ये पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है। जहाँ पर एयर ख़त्म हो जाए या जहाँ पर गैसेस ख़त्म हो जाए वहाँ पर एटमॉस्फेयर की हद ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का ओवरव्यू देती हूँ और आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। सो प्लीज़ काइंडली आप ये डायग्राम भी अपने पास बनाइए अपनी कॉपीज़ पर या अपनी बुक पर ही आप ये डायग्राम बनाएंगे सब स्टूडेंट्स, और मैं आपकी बुक्स चेक भी करूँगी। सो काइंडली note down all these points. These are basic and main points. So kindly note down all of you. Okay, let's start. First of all, ये है आपकी सरफेस ऑफ अर्थ। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, देन ही आपको समझ आएगा कि ये सब लेयर्स क्या हैं और क्या नहीं है। बहुत इजी है। सबसे पहले है आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये हमारी है अर्थ की सरफेस। इसमें सबसे पहली लेयर जो आती है वो आती है ट्रोपोस्फेयर की लेयर। अब ट्रोपोस्फेयर क्या है? ये है ऑल वेदर फिनोमिनन हैपन हेयर, यानी कि यहाँ पर तमाम के तमाम वेदर एग्जिट करते हैं। एयर तमाम यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होना, थंडरस्टॉर्म, विंड, जो कुछ भी है ना हमारा इर्द गिर्द का ये जो एनवायरनमेंट है ये कहलाता है ट्रोपोस्फेयर। ये लेयर वो है जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं। और ये लेयर 8 किलो ज़ीरो से लेकर, ठीक है, अबव द सी लेवल 0 से लेकर 20 तक इसकी लेंथ होती है, 20 तक। और देन 18 से लेकर 8 किलोमीटर से लेकर फ्रॉम द पोल, यानी कि इस जगह से ये जो पोल है यहाँ से ये थोड़ी सी थिन होती है, पतली होती है 8 किलोमीटर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होती जाती है, यानी कि 18 किलोमीटर तक जाती है। बेसिकली इसकी लेंथ है 0 से 20 किलोमीटर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि यहाँ जहाँ पर ये ट्रोपोस्फेयर एंड होती है, यानी अब ये लेयर है ना हमारी, ये लेयर जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर एंड हो रही है और स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकंड लेयर है अर्थ की वो स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट को कहते हैं, इस वाले पॉइंट को कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, ओके, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रोपोपॉज। और यहाँ पर इस एयर में क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स भी इसी इन्वायरमेंट में है। और वो क्यों है? क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इर्द गिर्द कितने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ पर कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है, इसलिए इस लेयर में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पाई जाती है। देन काइंडली ये तमाम पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं अपनी बुक्स के ऊपर, या फिर अपनी बुक्स के ऊपर ही बल्कि अपने ये पॉइंट नोट डाउन करने हैं। और ये डायग्राम तो लाजमी आप सबके पास बनी होनी चाहिए ऑन योर कॉपीज़। ओके, देन ये है आपका ट्रोपोपॉज पॉइंट। इसके बाद आपकी सेकेंड लेयर स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन के बारे में तो एटलीस्ट सबको पता होगा। ओजोन लेयर इज़ बेसिकली अ बाउंसर लेयर।
ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन की इसके बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ये याद रखिएगा कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी होगी इसकी, या हाइट इसकी 20 to 50 फ्रॉम अबव द सी लेवल, एंड इसका विड्थ है 30 किलोमीटर, यानी कि ये 30 किलोमीटर थिक है। यहाँ से ये 30 किलोमीटर इसकी हाई विड्थ है, जबकि इसकी हाइट कितनी है अबव द सी लेवल 20 से लेकर 50 तक। ओके, ये अब टोटल इसकी आ गई यहाँ से। तो ये 20 से लेकर 50 तक इसकी टोटल जो है इसकी एक लेयर बनती है। देन यहाँ पर ही ओजोन लेयर भी एग्जिस्ट करती है, जो कि मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस लेयर है, जो कि तमाम की जो अल्ट्रा वायलर ये जितनी भी यूवी रेज आती हैं सन के थ्रू आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस जो कि सन की तरफ से या कोई पॉइजनस रे सन की तरफ से आती है, कोई भी तरह किसी भी तरीके की, तो ये ओजोन लेयर उसका मुकाबला करती है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन पावर होती है O3, जो चूँकि हम लोग अब जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ है O2। ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स, लेकिन ओजोन लेयर में O3 बन जाता है, जो कि एक पॉइजनस गैस है। तो O3 तमाम की तमाम यूवी रेस को क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है, जो कि सूरज की तरफ से ज़मीन की तरफ आ रही होती हैं। अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो हमारी ज़मीन जलकर भस्म हो जाए, ख़त्म हो जाए उस उन रेस की वजह से। क्लियर? तो ओजोन लेयर प्रेजेंट हेयर, ये मैं आपको बता चुकी है। अब द नेक्स्ट मेन पॉइंट इज़ एरोप्लेन फ्लाइज हेयर। जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वो तमाम के तमाम इस स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं, नॉट इन ट्रोपोस्फेयर। ओके, ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है ना, इस ये तो वो लेयर है जिसमें हम खुद एग्जिट कर रहे हैं, हम खुद रहते हैं, ये हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा इन्वायरमेंट। बट ये जो एरोप्लेन्स हैं ये कौन सी लेयर में सफ़र कर रहे होते हैं? ये स्ट्रेटोस्फेयर में सफ़र कर रहे होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में सफ़र करने की वजह क्या है, मेन पॉइंट, और या फिर इसकी वजह क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में ये सफ़र क्यों करते हैं? वजह ये होती है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वेदर के फिनोमिनन जो है जितने भी होते हैं वेदर के फिनोमिनन या विंड के, वो तमाम के तमाम कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में, जो हमारा एनवायरनमेंट है। लेकिन यहाँ पर इस लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में कोई वेदर नहीं होता, कोई क्लाउड या विंड भी नहीं होती। तमाम इसमें अगर आप लोग कोई वीडियो भी देखें, उसमें भी जब एरोप्लेन में सफ़र किया जाता है, इतना सबको पता होगा कि क्लाउड्स कहाँ होते हैं? एरोप्लेन के नीचे नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि तमाम वेदर विंड और क्लाउड्स वगैरह कहाँ रह जाते हैं? नीचे ट्रोपोस्फेयर में। और एरोप्लेन कहाँ सफ़र करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। देयरफॉर उनको कोई भी ड्रैग फोर्स जो है नहीं सामने आती, और वो बआसानी सफ़र कर लेते हैं विदाउट एनी ड्रैग फोर्स, यानी उनको कोई भी फोर्स रोक नहीं सकती और कोई भी रुकावट उनमें नहीं आती। हवा का प्रेशर भी जो है इतना उनको उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता जितना कि वो ट्रोपोस्फेयर में कर सकता है। इस वजह से एरोप्लेन्स भी किस लेयर में सफ़र करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये बात आपने याद रखनी है कि एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में ही सफ़र कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज़ मेसोस्फेयर। दिस इज़ नॉट एज सच इम्पोर्टेंट लेयर, मीन्स टू से ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट इसके बारे में हम जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसकी हाइट है 50 to 80, ठीक है। मतलब कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट थी 0 से 20 तक, स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट थी 20 to 50, एंड देन अब मेसोस्फेयर लेयर है जो कि थर्ड लेयर है हमारी, और वो कितनी है? 50 to 80। अब 80 से अबव ये जो नेक्स्ट लेयर आ रही है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इज़ अ मेजर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, काइंडली गौर से सुनिएगा। इसको आइनोस्फेयर भी कहते हैं, थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी कहते हैं, और इसको यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि इसको दो पार्ट्स में, यानी कि आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में डिवाइड किया गया है, या फिर इसको आइनोस्फेयर भी कहते हैं, क्योंकि एक्सोस्फेयर एज सच इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है जितना कि आइनोस्फेयर। लेट्स स्टार्ट, काइंडली इसको गौर से पढ़िएगा। थर्मोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर दोनों एक ही हैं। रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द
अर्थ ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ आयन। अब इसको आइनोस्फेयर क्यों कहा जाता है? इस लेयर को आइनोस्फेयर यानी कि जो फोर्थ लेयर है, लास्ट लेयर, उसको आइनोस्फेयर क्यों कहा जाता है? उसकी वजह बेसिकली ये है कि एक तो वो स्टार्ट ही शुरू हो रही है 80 किलोमीटर से, एंड 80 किलोमीटर एंड अबव, सो ऑन। ठीक है, तो इसको आयनोस्फेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयन्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा आयन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वो आयन पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चूँकि है, इसका नेम ही इससे पता चल रहा है कि आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर आयन से निकला है। तो आयन्स क्या करते हैं, उन वेव्स को आगे नहीं बढ़ने देते। जो वेव ज़मीन के थ्रू, रेडियो वेव ज़मीन के थ्रू आ रही होती है ना, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। यानी कि जो भी सरफेस ऑफ अर्थ से रेडियो वेव आ रही होती है, रेडियो वेव उसको अपनी लेयर से, इस लेयर से आगे नहीं बढ़ने देते। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयन होते हैं जो कि उस लेयर को बाउंस बैक करके दोबारा से अर्थ की तरफ फेंक देते हैं। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, दोबारा से वो जब अर्थ की तरफ उसको रोल कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दूर जाके 80 किलोमीटर अच्छी खासी हाइट होती है, तो वो जब ज़ीरो से लेकर 80 किलोमीटर अबव जाकर दोबारा से बाउंस बैक होकर नीचे गिरेंगे, तो क्या होगा, वो काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, उनको इस अंदाज में अगर फेंका जाए उन सिग्नल्स को, उन वेव्स को, कि वो ज़ीरो से 80 तक जाके और आगे से वो दोबारा बाउंस बैक होके जब यहाँ आएंगे, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक भी वो बआसानी सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ट्रांसमिशन में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरीके से ये आपको यहाँ एक और डायग्राम के थ्रू भी समझा सकती हूँ मैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये है हमारी सरफेस ऑफ अर्थ, ये इसका है P1 पॉइंट एंड दिस इज़ P2 पॉइंट, यानी कि यहाँ से सिग्नल भेजने हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर हमारे पास आइनोस्फेयर ना होती, अगर एटमॉस्फेयर हमारी एटमॉस्फेयर में आइनोस्फेयर ना होती, तो उसकी वजह क्या होता, हमें या तो बहुत बड़े बड़े पोल्स लगाने पड़ते, किलोमीटर बड़े पोल्स लगाने पड़ते, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी इस पोल से इस पोल तक अपने सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए। या तो फिर बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स को भेजना पड़ता अपने एटमॉस्फेयर में, कि वहाँ जाके वो उसकी थ्रू जो है जा सकें बहुत ज़्यादा को। लेकिन अभी हमारे पास क्या बेनिफिट आ गया कि ये हमारे पास आ गई जी, ये आइनोस्फेयर, जिसमें आयंस की मदद से ये बाउंस बैक कर देती है। और बाउंस बैक कैसे करती है कि यहाँ से हम लोग रेडियो वेव्स को भेजेंगे, यहाँ पे लाके वो टकराएंगी, टकराने के बाद वो सीधा बाउंस बैक होके P2 तक बहुत आसानी के साथ पहुंच जाएंगी। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको सबको क्लियर हो गए। अगर कोई भी किसी किस्म की क्वेरी रह जाती है, देन यू प्लीज़ आस्क। इट ऑब्जर्व्स एक्सरेज एंड गामा रेज। एक्सरे एंड गामा रेज क्या होती हैं, जो कि सूरज की तरफ से आती हैं। अब देखो, जैसे यूवी रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो वो भी तो सूरज की तरफ से आती हैं ना। तो जो सूरज की तरफ से आने वाली मुख्तलिफ जहरीली रेज होती हैं, जहरीली गैसेस होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको भी ये अंदर नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि ये बाउंस बैक कर देती है। जब उनको भी अंदर नहीं आने देती, उनको भी अपने पास स्टॉप कर देती है और उसको बाउंस बैक करके, ऑब्जर्व करके जो है ख़त्म कर देती है। इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम मेटेयर्स। ये मेटेयर्स क्या होते हैं? मेटेयर्स दरअसल एस्ट्रॉयड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो झटक के अर्थ की तरफ आते हैं। गैलेक्सीज में या यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती रहती हैं, छोटी मोटी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो क्या होता है, वो अर्थ की तरफ जल्दी से मतलब झटक के आते हैं, किसके? एस्ट्रॉयड के टुकड़े। तो क्या होता है, उसकी उसको कहते हैं मेटेओर। ठीक है ना, एस्ट्रॉयड के टुकड़े होते हैं, उसको कहते हैं मेटेओर। तो मेटेओर को वो अर्थ तक नहीं आने देती, बल्कि वहीं से उसको बाउंस बैक करके तो डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि गर्म करके, ठीक है, और उसको वहीं पर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस तरीके से ये हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर साबित होती है। अब इस लेयर के जो ऊपर का हिस्सा है ना सारा, वो एग्जोस्फेयर कहलाता है, जहाँ पर छोटे से भी कोई एयर पार्टिकल्स यानी कि मौजूद हो, बहुत ही कम मिकदार में, बेहद कम मिकदार में ना होने के बराबर। और उस एग्जोस्फेयर के अबव सारा यूनिवर्स है, जहाँ पर आपको पता है एयर बिल्कुल है ही नहीं। तो उस यूनिवर्स की हेल्प से, और सॉरी, उस यूनिवर्स की वजह से एग्जोस्फेयर जो है, वहाँ पर जस्ट कोई बहुत ही माइनर, बहुत ही कम मिकदार में थोड़े से कोई आपको पार्टिकल्स कहीं नज़र आ जाएंगे।
तो अभी हम लोगों ने ये तमाम पूरा चैप्टर जो है एटमॉस्फेयर का आपको बता चुकी हूँ, यानी कि ये तमाम की तमाम लेयर्स जो हैं ये क्या है, एटमॉस्फेयर हैं, ये एटमॉस्फेयर बनाती हैं। सो अब क्लियर हो चुके होंगे आपको सब पॉइंट्स। तो अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब आप अपनी बुक का ओवरव्यू लीजिए। इसमें भी यही बताया गया है, ठीक है। एनवेलप ऑफ वास्ट ओशन ऑफ एयर। इन्वेलप यानी कि एक जिस चीज़ में कोई चीज़ बंद कर दी जाए, एयर जिसमें बंद कर दी गई हो। मैंने यही बताया कि जहाँ तक एयर एग्जिट करती है वहाँ वहाँ पर एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर क्या चीज़ बना, कैसे बना, जिसमें एयर को इन्वेलप्ड कर दिया गया हो, बंद कर दिया गया हो। इसकी आगे से दो टाइप्स हैं, परमानेंट एंड वेरिएबल। परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली कहते हैं अज्जा को जो परमानेंटली यहाँ पर एग्जिट करते हैं हर सूरत और हर हालत और हर टाइम में, चाहे बारिश है, चाहे तूफ़ान है, चाहे कुछ भी है, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है। तो ये वाले जो चंद है ना परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, ये हर हालत में एटमॉस्फेयर में मौजूद होंगे। जबकि वेरिएबल जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये कभी कभार होंगे, यानी कि कभी डस्ट, सॉल्ट एंड वोल्केनिक ऐश हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये वाटर फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर, ये किसी किसी टाइम पे होते हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये चेंज हो सकते हैं लेकिन ये चेंज नहीं हो सकते। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे बना, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने आपको उसकी डायग्राम बताई है, और वो डायग्राम मैं आपको स्टिल अगेन बार बार बोल रही हूँ कि आपके पास वो डायग्राम हर हालत में बनी होनी चाहिए। जब आप अपनी कॉपीज़ को चेक करवाने आएंगे तो मैं उस डायग्राम का आपसे टेस्ट लूँगी और बाकायदा आपको जो है उसके बारे में गाइड किया जाएगा। अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो गया है, नहीं समझ आया, देन यू प्लीज़ टेल मी, लेकिन वो डायग्राम सबके पास होनी चाहिए। ओके, माउंटेन, यहाँ पर जो बताया गया है ना एटमॉस्फेयर का डिफरेंस, सबसे बड़ा वही है जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके, कि एक चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जिससे जैसे जैसे माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते जाओ, यानी कि वो हाइट पे जाते जाओ, क्या होता है, सी लेवल से अबव जाने से क्या होता है, उसका जो लेवल होता है हवा का वो बहुत ज़्यादा जो है हाई होना शुरू हो जाता है, यानी कि सर्दी होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे प्लेन एरिया की तरफ आते जाओगे तो मौसम नॉर्मल होता जाएगा या फिर गर्मी शुरू हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। ऑक्सीजन भी कम होना शुरू हो जाती है। उसकी कमी की वजह क्या है, कि ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन कम है। तो जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाएगी। तो जब स्ट्रेटोस्फेयर के करीब जाते जाएंगे और ट्रोपोस्फेयर से दूर जाते जाएंगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब आपकी स्ट्रोपोस्फेयर में क्या चीज़ बताई गई है, सबसे लोवेस्ट लेयर है ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसको स्ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। 90% ऑफ वाटर वेपर्स यहाँ पे एग्जिट करते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर क्लाउड्स हैं और क्लाउड्स में ऑटोमेटिकली वाटर होता है। और दूसरा हमारी एयर भी मॉइस्ट होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, ठीक है, और क्लाउड्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये इसकी इक्वेटर के साथ इसकी डिस्टेंस को बताया गया है, डिस्कस किया गया है। इसके अलावा 12 किलोमीटर ये इक्वेटर के साथ डिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कहीं से थिक है और कहीं से बहुत ज़्यादा थिन है। और इसके अलावा द टेम्परेचर डज नॉट, ये टेम्परेचर ड्रॉप्स अबाउट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर एवरी किलोमीटर। हर किलोमीटर के हिसाब से ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आता है इसके टेम्परेचर में। इसको मैं ब्रीफली पहले डिफाइन कर चुकी हूँ, डेट्स वाई अभी नहीं कर रही। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको क्या बताया गया, एल्टीट्यूड अबाउट 50 किलोमीटर। इसका कितना है 50 किलोमीटर, जो मैंने आपको बताया था कि 20 से 50, 0 से 20 किसका है, ट्रोपोस्फेयर का, अबव सी लेवल। एंड 20 to 50 हाइट और एल्टीट्यूड किसका है, स्ट्रेटोस्फेयर का। और नेक्स्ट है मेटोस्फेयर, तो मेटोस्फेयर का क्या क्या हाइट है, 50 to 80। और लास्ट वाली है थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर की हाइट क्या है, 50 to 80 अबव, यानी 80 अबव जाएगी वो, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, जाहिर सी बात है जैसे जैसे ये आप हाइट पे जाते जाएंगे तो वैसे वैसे बहुत ज़्यादा सर्दी होती जाएगी। तो ये तो अच्छी खासी हाइटेड है, बहुत ज़्यादा हाइट पर है, यानी कि ये ट्रोपोस्फेयर से भी अबव है। माउंटेन तो फिर भी कुछ हिस्से में आते हैं ना ट्रोपोस्फेयर के, लेकिन ये ट्रोपोस्फेयर से भी अबव है। तो सोचिए कि यहाँ कितनी सर्दी होगी। तो -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका चला जाता है टेम्परेचर।
और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेयर भी कहा जाता है ओजोन लेयर को, बाउंसिंग लेयर भी कहा जाता है। इन डिटेल हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओजोन के व्हाट इज़ ओजोन लेयर और ये किस तरह से एग्जिस्ट करती है, काम कैसे करती है, सब कुछ इन डिटेल मैं आपको आपके क्वेश्चंस के साथ इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी। और इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल जो है आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। तो अब अपने ज़रा क्वेश्चंस की तरफ आइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वर्ड इज़ द एटमोसफियर, वर्ड आर इट्स कंस्टिट्यूएंट। आपके एक क्वेश्चन के ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले में पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर क्या है और दूसरे में पूछा गया है उसके कंस्टिट्यूएंट क्या है। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एक इन्वेलप ऑफ एयर है, जबकि ये कंस्टिट्यूएंट क्या है, परमानेंट है और ये वेरिएबल है, यानी इनकी क्वालिटी चेंज होती रहेगी और ये अपनी क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते, ये परमानेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ नोट ऑन ट्रोपोस्फेयर। अब आपने ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पूरा नोट लिखना है, यानी उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, कैसे काम करती है, क्या लेयर है, सब ये आपका ट्रोपोस्फेयर के बारे में जो बताया गया, यानी कि ये क्या है, सबसे पहले ये बताएंगे क्या है, देन ये बताएंगे कि किस क्या चीज़ एग्जिट करती है, क्या एग्जिट नहीं करती है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये पोल से कितने डिस्टेंस पर है और इसकी हाइट कितनी है, सब कुछ आप इसमें इस क्वेश्चन में आपकी ये डिस्कस हो जाएगा। और आपको वो डायग्राम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप सबसे पहले उस डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। ओके क्लास, आई होप सो आपको आज का लेक्चर पूरा समझ आया होगा। इफ़ यू एनी क्वेरी देन आस्क मी क्वेश्चन इन योर ग्रुप एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको नेक्स्ट लेक्चर भी इसी तरीके से मिले। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।